हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा कलेसाज बायोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शैवाल के बारे में, शैवाल के परिचय के बारे में और शैवाल के विशिष्ट लक्षणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमें देखते हैं कि शैवाल की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी, शैवाल का नाम क्या है और यह कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस शैवाल शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और इस शैवाल को किस किस नाम से जाना जाता है। कुछ वैज्ञानिक हुए थे जो उन्होंने शैवालों पर कार्य किए थे, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और शैवालों के जनक तथा भारतीय शैवालों का जनक, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसके विशिष्ट लक्षणों पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए चलिए हम देखते हैं इसके परिचय के बारे में। शैवालों का परिचय, हम जानते हैं कि एल्गा इंग्लिश शब्द है जबकि शैवाल हिंदी शब्द है। एल्गा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार होता है। क्या होता है? समुद्री खरपतवार होता है। और ये क्वेश्चन है, ये राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया है कि शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? समुद्री खरपतवार के नाम से जाना जाता है और यह अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस शैवाल के और अन्य नाम भी हैं, जैसे जलीय मोस, फ्रॉग स्पिटल तथा लीमू। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हवाई द्वीप के जो लोग थे इन शैवालों को लीमू के नाम से जानते थे आदि। जो शैवालों का जो अध्ययन करते हैं तो इसको, जो शैवालों के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ द एल्गी कॉल्ड इज फाइकोलॉजी। आगे हम बात करेंगे जो शैवालों का जनक है, शैवालों का जनक है डॉक्टर F.E. फ्रिश। इन्होंने शैवाल का वर्गीकरण दिया था। इन्होंने शैवालों को 12 वर्ग में बांटा था। पहले तो इन्होंने 11 वर्गों में बांटा था और एक लास्ट में एक वर्ग बनाया था, निमेटोफाइसिस को बोलते हैं, जीवाश्म समूह। और इन्होंने एक इनकी पुस्तक थी द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गा, वॉल्यूम 1 एवं 2। इस बुक में इन्होंने शैवाल का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। मैं अगली क्लास में आप लोगों को शैवालों का वर्गीकरण कराऊंगा, उसके बारे उसमें हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जबकि भारतीय शैवालों का जनक M.O.P. आयंगर। मतलब ये दोनों क्वेश्चन है, शैवालों का जनक तथा भारतीय शैवालों का जनक, ये दोनों क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं और ये आधे नंबर में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे जो शैवालों की जो उत्पत्ति हुई थी वो 2 अरब वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किसमें हुई थी? 2 अरब वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुई थी। जो इस शैवाल का जब हम इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये भारतीय एक ग्रंथ है आयुर्वेद, और आयुर्वेद ग्रंथ में इन शैवालों का वर्णन मिला था। जो भारतीय आयुर्वेद ग्रंथ में शैवालों का वर्णन किया गया है, शैवाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लिनियस ने 1753 में किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इस शैवाल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? लिनियस ने किया था, 1753 ईस्वी में किया था। आगे हम बात करेंगे कि आर रोथ, ये भारतीय साइंटिस्ट थे। इन्होंने हाइड्रोडिप्टियन, कौन सा? हाइड्रोडिप्टियन, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब जाल रूपी शैवाल होता है हाइड्रोडिप्टियंस, और रिवुलेरिया को इन्होंने खोजा तथा इनका वर्णन किया। इन पर क्या किया? स्टडी भी किया था। आगे हम बात करेंगे बाउचर नाम का एक शैवाल है, बाउचर नाम का एक साइंटिस्ट है। इन्होंने शैवालों के जो जननांग को समझाया तथा इनके जो शैवालों पाए जाने वाला जो पीढ़ी एकांतरण उसके बारे में भी समझाया। लेकिन शैवाल जो बाउचर के नाम पर, बाउचर साइंटिस्ट के नाम पर एक शैवाल का नाम दिया गया है बाउचीरिया, इन्हीं के सम्मान में दिया गया। हम जो बाउचीरिया शैवाल है जेंटोफाइसिस से बिलोंग करता है, इसके बारे में अलग से हम बाउचीरिया शैवाल को जो हम अलग से इसका वर्णन करेंगे। आगे हम ये देखते हैं कि R.N. सिंह, डॉक्टर R.N. सिंह ये भारतीय साइंटिस्ट थे। इन्होंने भारत में नील हरित शैवालों पर, किस पर? नील हरित शैवालों पर अलवड़ीय ऊसर भूमि के उद्धार पर महत्वपूर्ण कार्य किया। और आप लोगों को पता होगा कि जो नील हरित शैवाल होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और इन शैवालों में
एक हेटेरोसिस्ट संरचना पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करेगी, उसको यौगिकीकरण अवस्था में बदल देती है। और आप लोगों को पता होगा कि जो पादप होते हैं वो नाइट्रेट अवस्था के नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं एच.डी. कुमार। एच.डी. कुमार ने शैवालों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया तथा सर्वप्रथम साइनोफाइटा में आनुवांशिक पुनर्संयोग को रिपोर्ट किया। आप लोगों को मैंने बताया कि जो साइनोफाइसिया मिक्सोफाइसी फैमिली है, इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इसमें केवल आनुवांशिक पुनर्संयोग की क्रिया पाई जाती है। मतलब जिसमें एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र पर जा सकता है, जिससे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। और आप लोगों ने ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कोष्ठक विभाजन में आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके बारे में हम अलग से सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक है उसको कराएंगे, तब जाके हम उसको पढ़ाएंगे। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया शैवालों का सामान्य परिचय। हम आगे अब हम बात करते हैं शैवालों के विशिष्ट लक्षणों पर। शैवालों के विशिष्ट लक्षणों पर हम ये बात करते हैं कि शैवाल क्या होते हैं, इसके कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। आप लोगों को मैंने आइगलर का मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन कराया था, तो आइगलर ने इन शैवाल तथा फंजाई को थैलोफाइटा समूह में रखा था। कौन से रखा था? थैलोफाइटा समूह में रखा था। थैलोफाइटा समूह में जो पादप होते हैं जिनका शरीर थैलस होता है। थैलस का मतलब जो पादप सुखा है जिसका जड़ तना पत्तियों में सत्य जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होते, उसको बोलते हैं सुखा या थैलस कहते हैं। और इन शैवालों में वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। और ये वर्णक विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जिससे हम बात करेंगे क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो क्लोरोफिल है वो यूनिवर्सल क्लोरोफिल्स है। और आप लोगों को इतना भी मालूम होगा कि जो क्लोरोफिल्स होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन फाइकोबिलेंस होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। आप लोगों ने ये चीज भी पढ़े होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में मैंने जीएनयू का 2020 में दिया था कि वे ऐसे कौन से जो वर्णक हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, फाइकोबिलेंस। और फाइकोबिलेंस में आप लोगों ने 3 प्रकार के पढ़ोगे, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे जो हम बात करते हैं, जो ये शैवाल हैं ये जल में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इसकी अधिकतर जातियां जल में पाई जाती हैं और कुछ ऐसी जातियां जो स्थल पर भी पाई जाती हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो जल और स्थल पर ना होकर के अन्य आवासों में भी पाई जाती हैं। मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड की है YouTube पर। मैंने उसमें एक टॉपिक है शैवालों का आवास, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं कि शैवाल कौन कौन से आवास पर पाए जाते हैं। आगे जो हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखते हैं कि शैवाल थैलोफाइटा उप समूह का सदस्य है। शैवाल की अधिकतर जातियां जल में पाई जाती हैं, किंतु कुछ सदस्य अन्य आवासों पर भी वृद्धि करते हैं। मैंने इसके बारे में अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। सामान्यतः सभी शैवालों में क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। इनमें हरित लवक के अलावा विशिष्ट प्रकार के वर्णक भी उपस्थित रहते हैं, जो मैंने आप लोगों को तीनों प्रकार के बताए थे। इनका शरीर सुखाए प्रकार का होता है जो सत्य जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता या इनका अभाव होता है, और इनमें संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो शैवाल और ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। आप लोगों ने टेरिडोफाइट में पढ़ा होगा कि टेरिडोफाइट ऐसे पादप हैं जो सर्वप्रथम पादप हैं जो इनमें सर्वप्रथम संवहन तंत्र विकसित पाया गया था। आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा साइलोटम में पढ़ा होगा पोलिस्टिल्स पढ़ा होगा, और आप लोगों ने आगे चल के मार्सिलिया में पढ़ा होगा। मार्सिलिया में फ्लोएम में सेफलोस्टिल्स होता है। ये कई प्रकार के स्टिल्स होते हैं, आप लोगों ने टेरिडोफाइट में पढ़े होंगे। आगे जो हम बात करते हैं कि इनकी जो कोशिकावृत्ति होती है वो अधिकतर सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन कुछ शैवालों के जो कोशिकावृत्ति होती है पैक्टिन के उपस्थित होता है, सेलुलोज भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो शैवाल हैं जिनकी जो कोशिकावृत्ति होती है वो एल्जिनिक अम्ल की बनी होती है, जिससे हम बात करते हैं फियोफाइसी फैमिली के सदस्यों में। कुछ ऐसे जो शैवाल के सदस्य हैं जो इनकी कोशिकावृत्ति इसके अलावा अन्य पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, जैसे डायटम्स हो गया और बेसिलियोफाइसी फैमिली के सदस्य हो गए। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे आगे चल के। आगे हम बात करते हैं कि इनके बारे में आगे चल के बात करते हैं कि इनमें संचित खाद्य पदार्थ
मंड, तेल, प्रोटीन अथवा वसा आदि होते हैं। क्या होते हैं? मंड, तेल, प्रोटीन अथवा वसा आदि प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि शैवालों में जो अधिकतर जो भोज्य पदार्थ होता है वो मंड पाया जाता है, लेकिन कुछ पादपों में तेल भी पाया जाता है, वसा भी पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे शैवाल हैं जो इनके अलावा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिससे हम रोडोफाइसी फैमिली के सदस्य की बात करते हैं। रोडोफाइसी फैमिली के सदस्यों में जो खाद्य पदार्थ भोजन होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। आगे चल के हम ऐसे ही बात करते हैं उसकी पियोफाइसी फैमिली के सदस्यों की हम बात करते हैं, उसमें लेमिनेरियन एवं मैनिटोल्स भी पाया जाता है जो भोज्य पदार्थ होता है। आगे हम बात करेंगे इन शैवालों के जननांग प्राय एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय एवं बंधे जैकेट रहित होते हैं। कैसे होते हैं? बंधे जैकेट रहित होते हैं। कुछ बहुकोश के सदस्यों में आधारीय व शीर्ष कोशिकाओं के अलावा सभी कोशिकाएं युग्मक व बीजाणुधानी का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। लेकिन एक ऐसा अपवाद के स्वरूप में एक ऐसा शैवाल है जो इसमें ये सारे नहीं पाए जाते हैं, जैसे कारा है। कारा में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कारा है, कारा में विशिष्ट जननांग पाए जाते हैं। जैसे नर जननांग होता है ग्लोब्यूल्स एवं मादा जननांग होता है न्यूक्लियस होता है। जैसे हम ग्लोब्यूल्स की बात करते हैं, ग्लोब्यूल्स में 24 कोशिका पाई जाती है, 8 कोशिका के 3 परत पाई जाती है, जिससे बोलते हैं 8 कोशिका परिरक्षित परत जो परत का निर्माण करते हैं। दूसरी पाई जाती है दंडा कोशिका जो बीच में पाई जाते हैं। फिर उसके बाद में पाई जाते हैं प्राथमिक मुंडक कोशिका। प्राथमिक मुंडक कोशिका बदल जाती है द्वितीय मुंडक कोशिका, और द्वितीय मुंडक कोशिका में तंतु बनते हैं, उसको बोलते हैं पुंदानी तंतु, और पुंदानी तंतु में पाई जाती है कोशिका, और ये कोशिका पुंडों में परिवर्तित हो जाती है। इन सभी की चर्चा हम जो कारा वाला टॉपिक्स है हम इसके बारे में हम आगे चल के अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे कि इनमें जो प्रजनन होता है वो कायिक प्रकार का भी पाया जाता है, अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जनन विधि का भी पाया जाता है। जो कायिक जनन पाया जाता है वो विखंडन, अन्य पत्र प्रकल्पनाएं, कंद आदि के द्वारा भी पाया जाता है, और इसमें प्राथमिक प्रोटीनिमा के द्वारा भी कायिक जनन पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कारा जैसा शैवाल है, कारा में एमाइलम स्टार्च भी एमाइलम तारे भी पाए जाते हैं, और पत्र प्रकल्पनाएं भी पाए जाते हैं, कंद भी पाए जाते हैं, इनके द्वारा कायिक जनन होता है। और अब बात करते हैं आगे चलकर अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन चल तथा अचल बीजाणु से भी होता है। और जो हम बात करें लैंगिक प्रजनन की विधि, जो इन शैवालों में लैंगिक जनन 3 प्रकार से पाया जाता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। शैवालों में जो लैंगिक जनन पाया जाता है वो विषमयुग्मकी प्रकार का पाया जाता है, जो ये सबसे प्रागत या एडवांस प्रकार का प्रजनन की विधि होती है। आगे हम चल के बात करते हैं कि इन शैवालों में अलैंगिक जनन अचल अथवा अनेक प्रकार के अचल बीजाणु द्वारा संपन्न होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी प्रकार का पाया जाता है। आगे बात करते हैं जो युग्मक संलयन के पश्चात क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, और ये युग्मनज मादा अंग में क्या होता है, निहित रहता है, मतलब मादा अंग के अंदर ही रहता है, किंतु वह कभी भी भ्रूण में परिवर्तित नहीं होता। किसमें नहीं होता? भ्रूण में परिवर्तित नहीं होता। जिससे युग्मनज बनेगा, इस युग्मनज के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे बोलते हैं निषिक्तांड, और निषिक्तांड में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है, और ये बीजाणु अंकुरित होकर के नए पादप सुकाय का निर्माण करते हैं। आगे हम बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है, शैवालों में जो पीढ़ी एकांतरण होता है वो अगुणित होता है, हैप्लॉन्टिक, द्विगुणित, डिप्लॉन्टिक और द्विगुणिता गुणित डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। लेकिन जिसमें ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से कैसे होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, और एक दूसरे पर ये क्या होते हैं, निर्भर नहीं रहती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सर्वाधिक जो एक क्वेश्चन पूछा गया था एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में कि आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक्स ये किस में पाया जाता है, एक्टोकार्पस में पाया जाता है। लेकिन इसमें से कुछ एक या दो पॉइंट रह गए हैं, जिससे शैवालों का पादप सुकाय युग्म कोदविद होती है, युग्म कोदविद होता है, हैप्लॉन्टिक। जो मुख्य पीढ़ी होती है तथा द्विगुणित मतलब बीजाणुविद पीढ़ी होती है, वो अल्प समय के लिए होती है, और ये बीजाणुविद पीढ़ी युग्मनज के समय बनती है। आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी।
और यदि आप लोग इन चीजों के नोट्स भी बना सकते हो। मैंने बिल्कुल हिंदी मीडियम में लिखा है और आप लोगों को पता होगा कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। आप लोगों को मैंने सवालों का परिचय, सवालों के विशिष्ट लक्षणों के बारे में मैं बता दिया है। यदि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आया, तो आज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।